देखिए बच्चों, अब हम समास पढ़ेंगे। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, छोटा करना, संक्षेप करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहना ही समास है। जब एक या एक से अधिक शब्दों को हम कम से कम रूप में व्यक्त करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसको हम जब कम करते हैं तो राजपुत्र लिख देते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। तो ऐसे कार्य जब साहित्य में किए जाते हैं, कई शब्दों को एक में दो या दो से अधिक शब्दों को एक में मिलाया जाता है, उनके अर्थों में परिवर्तन नहीं होता है, तब ऐसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। हम कक्षा 10 के लिए समास पढ़ रहे हैं, तो चूंकि कक्षा 10 में जहां तक मैं जानता हूं 4 समास ही निर्धारित है। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। तो इस तरह हम देखते हैं कि कक्षा 10 के लिए 4 समासों का निर्धारण हुआ है। पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। ऐसा समास जिसमें प्रत्येक समास में कम से कम 2 पद होते हैं, कम से कम 2 पद होते हैं, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर उनका विग्रह किया जाए तो उनके बीच से और शब्द निकलता है, और शब्द का लोप होता है। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई एक विशेष नहीं होता, दोनों विशेष होते हैं। जैसा माता पिता, बीच में योजक चिन्ह होता है, ये याद रखिए। दिन रात। अब आप लोग ऐसे देख लें, राजा रानी, दूध रोटी चावल दाल दाल भात, सब द्वंद्व समास है, सब द्वंद्व समास है। ठीक, अब तो समझ गए होंगे द्वंद्व समास क्या है, कितना इजी है। दूसरा है द्विगु समास। अब द्विगु, ये समास अपनी परिभाषा स्वयं करता है, द्विगाय, द्विगाय, द्विगु, दुर्गाय, द्विगु, दुर्गा। अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची। अब संख्यावाची तो समझ जाएंगे आप लोग। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, द्विगु समास है। जैसे चौराहा, नवरत्न, पंचपात्र इत्यादि। चवन्नी अठन्नी भी बराबर संख्यावाची। तो ऐसे समास द्विगु समास होते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में, इसमें भी कम से कम 2 ही पद होते हैं, 2 पद से कम का कोई समास हो नहीं सकता है। तो इसमें दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक पद दूसरे की विशेषता बताता है।
अर्थात कर्म धारे एक पद दूसरे पद की विशेषता होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे नील गगन, घनश्याम, पीतांबर, है लीला गगन। अब इसकी विशेषता है कि ये लीला है, गगन की विशेषता क्या है, नीला है, घन की विशेषता क्या है, श्याम है, बादल श्याम है, अंबर कैसा है, पीत है, विशेषता है। तो इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। अंतिम है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास, इसमें भी कम से कम 2 पद होते हैं और इन दोनों में कोई पद ना तो विशेष होता है ना प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया जाए दशानन। अब दशानन अगर वैसे लिया जाता तो ये तो द्विगु समास होता, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। लेकिन जैसे दशानन शब्द कहा जाता है, रावण की याद आ जाती है अचानक, वो उसी के लिए बहुव्रीहि समास के सारे शब्द प्रायः गुण शब्द होते हैं। आप लोगों ने रूढ़ शब्द पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा या छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, रूढ़ शब्द। बहुव्रीहि समास के लगभग सारे शब्द रूढ़ होते हैं, वो उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जाति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कमल, क्या कहते हैं, जलज, कमल नहीं जलज। जलज शब्द क्या है, जल, अज जलाशय, जो जल में उत्पन्न हो। तो जल में तो बहुत सारे ढेर घास, तमाम घास उत्पन्न होती है, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए आया है। जलज, तो ये भी रूढ़ है, ये भी बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं, जैसे दशानन, जलज, पंकज इत्यादि। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि आप लोग समास के बारे में जो कक्षा 10 में निर्धारित है उसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। ठीक, फिर अगला प्रकरण शब्द रचना का होगा, जिसके अंतर्गत हम तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे।